that is the value added method. So have a look, everyone. In our last class, we have completed the income method of calculating national income. I have instructed you to lock down the method from your side. And now today we have to start a new method, that is the value added method. Again, we need to calculate national income from this method, right? But it has a different formula. We have completed the formula of income method. Now it will be having a different pattern. Have a look. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि what is the meaning of value added. ये फॉर्मूला उतना सिंपल नहीं रहेगा, ये मेथड उतना सिंपल नहीं रहेगा जितना इनकम मेथड था. वहां पे हमें सब कुछ ऐड ही करना था. यहाँ हमें कुछ चीजें डिडक्ट भी करनी होती है. तो अच्छे से इनिशियली एकदम स्टार्टिंग से एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है आपको. जो जो फॉर्मूले बताए जाएं उनको अच्छे से लिखना है, उनको नोट डाउन करना है. रजिस्टर्स और पेन अपने साथ रखिए. पहले थ्योरेटिकली मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में बाकी सारी बात करेंगे. टिल दैट ओके, आई कैन सी टू ऑफ यू वांट टू आस्क समथिंग. वेट फॉर अ सेकंड, लेट मी गिव यू अनम्यूटिंग राइट्स. ओके पीयूष, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. मैम पेज नंबर बताना एक बार. इट्स 4.2. 4.2. यस अंजलि, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. मैम आपकी आवाज ऑडिबल तो है, थोड़ा तेज बोली ना ताकि लोग अच्छा लगे. अच्छा ओके, आई विल ट्राई. चलिए देखिए, वी हैव टू डिस्कस वैल्यू एडेड, राइट. वैल्यू एडेड का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ. सपोज आप एक क्लोथ मैन्युफैक्चरर हैं. आप क्या है? क्लोथ मैन्युफैक्चरर हैं. आप क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हैं. तो क्लोथ मैन्युफैक्चर करने के लिए आप जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, बेसिक रॉ मटेरियल, वो रहेगा थ्रेड, राइट. अब मैंने आपको कहा कि आप 500 रुपीज का थ्रेड लेके आए. आपने उस थ्रेड को क्लोथ में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करते ही उसकी वैल्यू बन गई 1800. It means you have purchased a thread worth rupees 500 and you have converted the thread into a cloth worth rupees 1800. तो आपने इस थ्रेड की वैल्यू जो कि 500 रुपीज थी, इसकी वैल्यू को एड ऑन कितना कर दिया, इसकी वैल्यू में आपने कितना एडिशन किया है. व्हाट इज योर एफर्ट? जल्दी से बताइए मुझे. कैन एनीवन आंसर? 1300. बिल्कुल, आपकी तरफ से जो एडिशन हुआ है वो एडिशन हुआ है 1300 रुपीज का. 500 तो ऑलरेडी थ्रेड की वैल्यू थी, आपने उसकी वैल्यू में 1300 रुपीज ऐड किए और आपने उसको बना दिया 1800 का. तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में अलग अलग फर्म्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? रॉ मटेरियल्स परचेज करती हैं, उस रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड कर देती है. जब हम सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स का वैल्यू एडेड सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाता है और हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं एनएनपीएफसी में. अभी देखिए थ्योरेटिकली रीड करते हैं. गिव मी अ सेकेंड. देखिए क्या लिखा हुआ है. This method is used to measure national income in different phases of production and their circular flow. It shows contribution of each producing unit in production process. हर producing unit ने कितना कितना contribution दिया, हमें सिर्फ उसको लेना है. अब देखिए, every individual enterprise adds certain value to the products which it's purchased from some other firm as intermediate good. हर प्रोड्यूसिंग सेगमेंट किसी दूसरे से इंटरमीडिएट के फॉर्म में कुछ सामान परचेज करता है और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके आगे उसको सेल आउट कर देता है. इवन द रिटेलर ने अगर होलसेलर से कुछ परचेज किया है फॉर रीसेल, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड है. रिटेलर क्या करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देगा और उसको आगे सेल आउट कर देगा. तो वो वैल्यू एडेड ही हमें लेनी है. आगे देखिए, when value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of national income. But हमें directly national income की नहीं मिलती. आप तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा
वी गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी, हमें जीडीपी एमपी मिलता है एक्चुअली, तो फिर हम उसको नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, पहले उससे भी पहले आपको ये दो नाम हाईलाइट करने हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में ये भी इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इस मेथड के ये तीन इंपॉर्टेंट नेम है, आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड तो हमें पता चल ही रहा है, प्रोडक्ट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए आगे, वैल्यू एडेड का सिंपल सा मीनिंग है, मैंने रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू एडिशन किया ड्यूरिंग माय प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं प्रोडक्शन करूंगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करूंगी, मुझे वो निकालना है। अब सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आया है वैल्यू एडेड, लिख लीजिए, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने कितनी वैल्यू ऐड की ये आपको पता चलेगा मेरे आउटपुट की वैल्यू, उसमें से मेरे इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। मैंने आउटपुट बनाया, क्लॉथ बनाया 1800 में, और इसमें मेरा इंटरमीडिएट गुड यानी कि थ्रेड था 500 का, तो मेरी वैल्यू एडेड आपको पता चल गई थी 1300, राइट। सपोज मेरे आउटपुट की वैल्यू थी 2800 और मैंने जो इनपुट्स यूज किए, मेरा जो इंटरमीडिएट कंजप्शन था वो 1200 था, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितना है, 1600। तो आपको वैल्यू एडिशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसी के नीचे ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इसी के नीचे आप अपने रजिस्टर में लिखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, अभी बुक में यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप अभी लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा के का फुल नेम है चेंज इन स्टॉक, रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आपने लिखा है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ हो ये जरूरी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मेरे आउटपुट की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, सबसे पहले जो भी मैंने बेचा, जो भी मैंने सेल आउट किया, वो मेरे आउटपुट की वैल्यू है, बट अदर देन सेल्स हो सकता है कुछ स्टॉक मेरे पास रह गया हो, तो वो भी तो मेरे आउटपुट की वैल्यू है, वो भी तो मैंने इसी साल प्रोड्यूस किया होगा, तो यहाँ पे हमें सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना है। अब इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए चेंज इन स्टॉक दैट इज डेल्टा के is equals to closing stock minus opening stock। अकाउंट्स में आप कुछ भी पढ़े उसको इग्नोर करें, यहाँ इकोनॉमिक्स में आपको अकाउंटेंसी को मर्ज नहीं करना है, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को बता रही हूँ मैं। आपको यहाँ पे एक चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगाना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैसे देखा जाए तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे इस साल के करंट ईयर के आउटपुट की वैल्यू कितनी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप देख लीजिए कि मैंने करंट ईयर में सेल्स कितनी की, फिर आप ऐड कर दीजिए वो आउटपुट जो मेरा करंट ईयर में सेल नहीं हो पाया, मैंने प्रोड्यूस तो इसी साल किया होगा बट सेल नहीं हो पाया, क्लोजिंग स्टॉक, और आप माइनस कर दीजिए अपना ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये मैंने करंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं किया होगा। ओपनिंग स्टॉक इज समथिंग जो 1 अप्रैल को मेरे पास पहले से पड़ा है, यानी ये स्टॉक इस साल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसने इस साल नेशनल इनकम जनरेट नहीं की, तो मैंने सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है और ओपनिंग को माइनस करना है। यस रिया, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम ये किसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस वाला? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, और ये जो मैम मैंने अभी हाँ यस मैम ये जो चेंज इन स्टॉक है ये नेगेटिव भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है और ओपनिंग की ज्यादा है तो चेंज इन स्टॉक नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। हाँ मैम क्योंकि ज्यादा केसेस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हाँ कम ही होती है। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक नेगेटिव का आ सकता है, ठीक है। ओके मैम ओके। ओके यस राहुल, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास ईयर के एंड में रहा, देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
अब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2020 वाला ईयर जो स्टार्ट हुआ, जो अभी 31 मार्च 2021 में एंड हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक वो रहेगा जो इस डेट पे आपके पास अनसोल्ड रह गया। इस डेट पे हमारा वो सारा आउटपुट जो सेल आउट नहीं हो पाया, वो क्लोजिंग स्टॉक है। और जब आपने ईयर स्टार्ट किया था तो कौन सा, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। जब आप 1 अप्रैल को काम शुरू करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे, तो ये रहेगा आपका ओपनिंग स्टॉक। इज इट ओके? यस मैम। Yes, Piyush, you can unmute and speak. मैम मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादातर कम ही तो होता है ना ओपनिंग स्टॉक से। ऐसा कंपल्शन नहीं है, हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी करंट ईयर की सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, हमने करंट ईयर में सपोज प्रोडक्शन कर लिया 8000 यूनिट्स का, अब हमारी करंट ईयर की सेल्स हुई है केवल 6000, तो हो सकता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाए 2000। बट मे बी लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन सही रहा और सेल्स भी बढ़िया हो गई हो, और लास्ट ईयर हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहा हो केवल 500, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा 500, बट क्लोजिंग स्टॉक होगा 2000, जो कि ज्यादा है। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारी सेल्स पे, हमने कैसी सेल्स की उस पर डिपेंड करेगा। इज इट ओके? मैम एक मैम छोटा सा एक बार न्यूमेरिक क्लोजिंग स्टॉक एग्जांपल क्या देके था? समझाओ ना, बिल्कुल, अभी समझाती हूँ। ये आप थोड़ा क्या कह बड़ा रहे हो हैं गया। अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक्सप्लेन करते हैं। मैम एक बार क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फिर से बता दीजिए। देखिए, हम एक सिंपल सी बात करते हैं। सपोज कोई इजी सी चीज लेते हैं, केक। सपोज आपकी बेकरी है, ठीक है, आप केक प्रोड्यूस करते हैं, आप सेल आउट करते हैं। डेली दिन में आप जिस लोकेशन पे आपकी बेकरी है, आपके दिन में अप्रोक्स 6 to 7 केक सेल आउट हो जाते हैं। 6 to 7 केक्स ऑन एन अप्रोक्स आप सेल कर देते हैं। अब सपोज हम बात करते हैं कि 31 दिसंबर को आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, आपको लगा न्यू ईयर के लिए लोग बहुत सारे केक्स लेके जाएंगे न्यू ईयर ईव के लिए, तो आपने कितना प्रोडक्शन किया? 10 केक्स का। आपके पास 2 केक 30 दिसंबर के पड़े थे पहले से, तो 31 की मॉर्निंग में जब आपने अपनी बेकरी ओपन की, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना रहा होगा? जल्दी से बता दीजिए। 12 केक्स। 2 केक्स ओपनिंग स्टॉक, ये तो आपने 12। 31 को प्रोड्यूस किए, राइट? अच्छा, हाँ, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना रहा? 2। 2। हाँ, 2 केक जो 30 को पड़े थे, 31 की मॉर्निंग में जब आपने बेकरी ओपन की, तो 30 वाले जो 2 केक बच रहे थे, वो आपका 31 का ओपनिंग स्टॉक है। ये समझ में आया? ओके मैम। यस अब मैम। 30 को मैंने और मैम 31 को क्लोजिंग मैंने क्या किया? स्टॉक बिल्कुल, अभी बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। हमने क्या किया? 31 को 10 केक्स प्रोड्यूस कर लिए, टोटल केक्स हमारे पास हो गए 12। अब सपोज 31 को हमारी सेल होती है केवल 7 केक्स की। मैंने 10 केक्स मॉर्निंग में, बेटा म्यूट कीजिए, जहां डिस्टरबेंस आ रहा है म्यूट कीजिए। अब देखिए, मैंने 10 केक्स प्रोड्यूस कर लिए थे मॉर्निंग में, बाय अज्यूमिंग कि आज तो ऑर्डर ज्यादा रहेंगे, 31 ईव के लिए बहुत सारे लोग केक परचेज करेंगे, तो अब अंदर ले टोटल जा रही हूँ। स्टॉक हो गया। बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, कौन है अनम्यूटेड? चलिए देखिए, अब हमारे पास टोटल स्टॉक है 12 केक्स का। कितने केक्स है हमारे पास टोटल? 12 केक्स। ऐसी कंडीशन में सपोज मेरी सेल होती है केवल और केवल 7 केक्स की, आज मैं सेल कर पाती हूँ ओनली 7 केक्स। तो अब आप बताइए आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा? 5। 5 रह जाएगा। तो ये समझ में आया। अब हमने एक दिन का लिया है, ऐसे ही पूरे ईयर का होता है। मेरा इस साल 1 अप्रैल को मेरे पास इतने यूनिट्स ऑलरेडी पड़ी थी, मैंने देखा इतनी यूनिट्स अभी है और ईयरली मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, मैंने पूरे ईयर में प्रोडक्शन कर लिया। प्रोडक्शन करने के बाद उतनी सेल नहीं हो पाई, कुछ यूनिट्स मेरे पास ही रह गई, तो वो बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक। सपोज ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ बैग्स थे, मैं स्कूल बैग की बात करती हूँ, मैं स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे पास 10 बैग्स मेरे पास पड़े हैं 1 अप्रैल पे, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। अब मैंने पूरे साल में मैन्युफैक्चर कर लिए हैं 1000 न्यू बैग्स, बाय अज्यूमिंग कि कम से कम 1000 बैग्स तो सेल आउट होंगे ही होंगे, पर स्कूल्स ही नहीं ओपन हुए, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 60 बैग्स सेल आउट होते हैं, सिर्फ 60 बैग्स सेल हुए, तो ऐसे में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा? 950। इज इट ओके?
मैम क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच जाता है और ओपनिंग स्टॉक जो सोल्ड आउट हो जाता है। नहीं, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल बच गया था, ठीक है। ओके मैम। चलिए अब आगे देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं ये जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला आपने लिखा है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला लिखा है देखिए, Sales वैल्यू plus ऑफ आउटपुट, नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडेड, हमने कितनी वैल्यू ऐड की, इसका फॉर्मूला है हमारे आउटपुट की वैल्यू माइनस हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी हमारे इनपुट की वैल्यू। यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर हमने Yes. हमारे आउटपुट की वैल्यू कितनी है, हमने कितना आउटपुट इस साल में प्रोड्यूस किया, उसका फॉर्मूला लिखा है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। प्लस और थर्ड नंबर पे हमने लिखा है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस Opening मेन stock. ये 3 फॉर्मूलाज हैं, बट इससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको जरूर समझनी है। मेन अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो केवल ये 3 फॉर्मूलाज आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वैल्यू एडेड के कंसेप्ट की डिटेल में, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको बता रखा है, एक बेकर है जिसको सिर्फ फ्लोर चाहिए ब्रेड बनाने के लिए, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ उसको ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत है। उसने फ्लोर को इनपुट में परचेज किया 500 रुपीज में मिलर से, और बाद में वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यूज करके इस फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करके 700 में सेल आउट करता है। आप बताइए इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया? 200. 200। हमने 500 का इनपुट परचेज किया, हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसको 700 में सेल आउट कर दिया। इट मींस हमारा वैल्यू एडिशन कितना है, इट इज ऑफ ₹200। समझ में आया? यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ Yes, पॉइंट्स गिवन है, देखिए जरा। सबसे पहले जो हमने फ्लोर परचेज किया वो इनपुट है, इंटरमीडिएट गुड है 500 की वैल्यू का, और आउटपुट की वैल्यू क्या है, ब्रेड, जो हमारा ब्रेड फाइनल आउटपुट है उसकी वैल्यू है 700। हमने इस इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को फाइनल आउटपुट की वैल्यू में से डिडक्ट करके निकाला कि 200 हमारा वैल्यू एडिशन है। ये एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज का वैल्यू एडिशन है जिसको GVAMP कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल सेक्टर जितना भी वैल्यू ऐड करता है उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो हम उसको एट मार्केट प्राइस कहेंगे। अब जब हम अलग अलग फर्म्स का, अलग अलग सेलर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP-MP। बहुत सिंपल है, दोबारा सुनिएगा। अगर एक ही सेलर है, अगर सिर्फ मैं अकेली सेलर हूँ, मेरी डिटेल्स आपको गिवन है, तो जो मेरा वैल्यू एडेड है वही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है और वही GDP-MP है। मैंने जितना वैल्यू एडिशन किया वही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है और वही GDP-MP है। और अगर मेरे साथ आप भी प्रोड्यूसर हैं और 2-3 जने और भी प्रोड्यूसर हैं, तो सबने जितना जितना वैल्यू एडेड किया वो तो GVAMP है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जब हम सबका एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP-MP। टफ बिल्कुल नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको पता चलेगा, ये भी बहुत सिंपल है, आराम से कैलकुलेशंस होगी। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यस, जो ये GVAMP है, ये वो है जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन कर रहा है। बिल्कुल, एक इंडिविजुअल का वैल्यू एडेड जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, GVAMP आएगी। बिल्कुल और जब GVAMP अपन आएगी। जब अपन बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट का GVAMP को एडिशन करेंगे तो GDP-MP आ जाएगा। बिल्कुल सही, GDP-MP आ जाएगा। GVAMP का फॉर्मूला तो क्या है, GVAMP इज अनदर नेम ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू एडेड जो है वही GVAMP है, फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हम वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। उसी का सम अप करके अलग अलग, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में इंडिविजुअल डीलर ही देंगे,
इंडिविजुअल डीलर है तो आपको तो सिंपल वैल्यू एडेड निकालना है, यानी आप जीडीपी एमपी ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट कंजप्शन, आप सभी को पता है प्रोड्यूसर अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते टाइम जो भी सामान यूज कर रहा है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा। आप ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी वैल्यू फाइनल गुड के अंदर मर्ज हो जाती है। अगर आपने क्लोथ मैन्युफैक्चर करने के लिए थ्रेड को यूज किया तो वो थ्रेड आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अगर मैं बात करूं कि मैंने केक बनाने के लिए शुगर, क्रीम और फ्लेवर और फ्लोर इन सबको मिक्स किया तो ये सारी चीजें मिलके मेरा इंटरमीडिएट कंजप्शन बन जाएगी। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें नहीं देंगे क्वेश्चन में, सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, वो अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले इसको वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे हम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or using up completely during the same year. In the given example, expenditure on floor is an intermediate consumption. समझ में आया? मैंने किसी दूसरे प्रोड्यूसर से परचेज किया है, या तो मैं उसको प्रोड्यूस उससे कुछ और प्रोड्यूस करके उसको सेल करूंगी या उसको एज इट इज रीसेल कर दूंगी। रीसेलिंग के लिए खरीदा तो भी इंटरमीडिएट है क्योंकि मैं उसमें वैल्यू एडिशन करके ही उसको रीसेल करने वाली हूँ। फिर आगे देखिए, फाइनल कंजप्शन आपको पता ही है, वो सारा एक्सपेंडिचर जो हम एट लास्ट या तो यूज कर रहे हैं कंज्यूमर के फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इन द गिवन एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड इज फाइनल कंजप्शन। जब कंज्यूमर ब्रेड परचेज कर रहा है तो वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा न्यूमेरिकल के लिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से बनेगा, यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस कर रखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में मर्ज होती है, हमें उसको इंक्लूड नहीं करना होता क्योंकि अगर हम इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो हमें इंटरमीडिएट को कंप्लीटली इग्नोर करना होता है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको इंपोर्ट वर्ड दिया हुआ है, इंपोर्ट शो करता है हमारी परचेजेस को, प्रोड्यूसर की परचेजेस को। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब है वो सारी चीजें जो प्रोड्यूसर ने परचेज की है। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन वर्ड क्वेश्चन ने दे दिया तो आपको इंपोर्ट को नहीं ध्यान में देना, इंपोर्ट इग्नोर करना है। बट आपको कह दे डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर आपको कह दे इंपोर्ट, इसका मतलब आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो दो अलग अलग मार्केट से परचेज किया है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपने कितना रॉ मटेरियल खरीदा। आई रिपीट, अगर सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है तो आपको इंपोर्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है। इंपोर्ट जो आपने परचेज किया वो इसी इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंक्लूडेड है। बाय चांस आपको इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और एक डिटेल दे दी है इंपोर्ट, इट मींस आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन दो चीजों को ऐड करके बनेगा। आपने डोमेस्टिकली भी कुछ रॉ मटेरियल खरीदे और आपने फॉरेन से भी कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कि हमारा एक्चुअल इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, if value of intermediate consumption is given then imports are not included separately। हाईलाइट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी इंटरमीडिएट में इंक्लूडेड है। बट when purchase of raw material is given, इसका भी मतलब यही है कि ये परचेज जनरली विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है और अब्रॉड वाली परचेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया यानी डोमेस्टिक वाला और अब्रॉड वाला दोनों इसमें इंक्लूडेड है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अनदर नेम ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। बट अगर आपको डोमेस्टिक परचेज वर्ड लिख के दिया है, डोमेस्टिक परचेज यानी ये आपने इंडिया से ही परचेज किया है सिर्फ, तो आपको इंपोर्ट को भी ऐड करना पड़ेगा टोटल परचेजेस के लिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में इंपोर्ट नहीं दिए हुए तो कुछ नहीं करना,
अब देखिए कुछ केसेस दिए हुए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आएगा। फर्स्ट केस, इंटरमीडिएट कंजप्शन 1200, इंपोर्ट्स 300। अभी अभी हमने पढ़ा इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यानी हमारा टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन अभी भी कितना रहेगा, 1200 ही रहेगा। सेकेंड सिचुएशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड इंपोर्ट्स, यानी इस बार हम जब अपना इंटरमीडिएट कंजप्शन लेंगे तो दोनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आगे नहीं बताया कि ये परचेज इंडिया से है या फॉरेन से, तो हम मान लेंगे कहीं से भी हो, चांद पे भी जाके खरीद के लाए हैं ना, तो भी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये हमारा ओवरऑल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट, वापस सेम चीज लिखी हुई है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम, वेट, इस केस को आप कट कर दीजिए, यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन ऊपर वाले केस जैसे किया है, बट सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग किया है। 700 में ये प्लस हमें नहीं करना है, हमें इसको हटा देना है, हमें ये वाला ध्यान में रखना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट है तो बस 1000 रुपीज हम लेंगे, केस फोर्थ को आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब बहुत ध्यान से नेक्स्ट बात सुनिए, यहाँ पे लिख लीजिए, स्टार बना के अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, पावर चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या लिखना है आपको, पावर चार्जेस are also included in intermediate consumption। ये नोट डाउन करिएगा, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। पावर चार्जेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक और सेंटेंस लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी is not treated as intermediate consumption, as a part of intermediate consumption. Purchase of machinery is not treated as a part of intermediate consumption. क्वेश्चन में काफी बार आपको लिख के दिया हुआ होगा परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीन खरीदी है, मशीन इंटरमीडिएट कमोडिटी नहीं है, मशीन तो एक कैपिटल गुड है जो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही इंटरमीडिएट में आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगी। बट अदर देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको एक और चीज लेनी है जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या पावर चार्जेस के नाम से दी हुई होगी। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर ली है वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट है। हम अगर प्रोडक्शन करते करते कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो रुपीज है वो भी हमने गुड्स की वैल्यू में मर्ज किया होगा, उसका बिल भी हमने वैल्यू में मर्ज किया होगा, तो इसलिए पावर चार्जेस को भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट मानते हैं। अब इंटरमीडिएट में और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसके अलावा सब कुछ सिंपल है। आगे देखिए, इफ वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसका मतलब है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, जो हमने गुड्स बनाए उसकी मार्केट वैल्यू, बट गुड्स इसी साल बनाए होने चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए अगर सब कुछ सेल हो गया है तो सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मैंने जो सेल किया वो, और अगर मैंने खुद के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है तो वो भी तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मेरे आउटपुट की वैल्यू ही है, मैंने इस साल उसको प्रोड्यूस किया है। तो सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन कब, जब हमने सारा आउटपुट मार्केट में सेल आउट कर दिया है। बट जनरली हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए ये नहीं लेना है फॉर्मूला, हमें लेना है ये जो मैंने आपको पीछे लिखवाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये कुछ स्पेशल केसेस में आपको क्वेश्चन में मिलेगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यानी मैंने जितना बनाया, अब एक केक अगर मैंने खुद के लिए रख लिया, अगर न्यू ईयर ईव में मैंने एक केक अपने घर पे ले लिया तो वो भी तो इस साल का प्रोडक्शन है। तो आपका फॉर्मूला बन गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन।
जहां चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला रहेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वापस इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा था ना इनकम मेथड जितना इजी नहीं है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? अगर आपको सेल्स नहीं दी हुई होगी तो आपको आउटपुट प्रोड्यूस्ड और उसकी प्राइस दी हुई होगी, तो हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरीके से क्वांटिटी इनटू प्राइस करके सेल्स आया, उसमें अपने चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दीजिए। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको दे रखा है इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की और इस रेट पे सेल आउट की, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी, उसमें हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना है। ठीक है, बाय चांस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ हो, 100 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन गिवन हो, तो हमें उसको भी ऐड ऑन कर देना है। अब दोबारा वही बात, सेल्स दी हुई है तो एक्सपोर्ट को इग्नोर करोगे। सेल्स यानी टोटल सेल्स, आपको एक्सपोर्ट्स को देखना ही नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कह दिया सेल्स तो यही सेल्स मेरी टोटल सेल्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बट अगर क्वेश्चन कह दिए थे डोमेस्टिक सेल तो उसमें हमें एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेल्स कह रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज लिख के दे रही हूं। हम निकालते हैं सबसे पहले आउटपुट मेथड से वैल्यू एडेड। अगर मोर देन वन डीलर है तो वैल्यू एडेड का दूसरा नाम हम कहेंगे GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे होगा? आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ होगा या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन एग्जैक्टली दिया हुआ है। इन केस आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और पावर चार्जेस भी दिया हुआ है, दोनों चीजों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन। दोनों को ऐड करोगे तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है और पावर चार्जेस दिया हुआ है तो ये पावर चार्जेस दोबारा नहीं लेना है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। और इंपोर्ट वाला हमने समझ ही लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए अगर सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स ले लीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या तो डायरेक्टली या दिया हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको दे दे इंक्रीज इन स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक प्लस का है, अगर दे दे डिक्रीज इन स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक माइनस का है। ये सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसके प्रिकॉशंस। आपका आज का टास्क है, आपको ये वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स अच्छे से पढ़ के रखने हैं और इसके प्रिकॉशंस को रीड करके रखना है। ये जो प्रिकॉशंस है ऑन पेज नंबर 4.5 आप इनको रीड करके रखिएगा। बस वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो गया है। एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है जो इससे रिलेटेड टॉपिक, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स को आराम से कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करके देखनी है फर्स्ट न्यूमेरिकल से। नहीं होता है कोई टेंशन नहीं लेनी है, हम इनको क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।